नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के वर्णमाला चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। लगभग 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। यानी जिस भी एग्जाम में, जैसे कि यूपी टेट, SSC GD, यूपी SI के एग्जाम में जो भी वर्णमाला के चैप्टर से प्रश्न आएंगे, इसके बाहर से नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह का वीडियो कोई दूसरा मिले तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? दोस्तों, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल पार्श्विक ध्वनि है। ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य है? ए कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? उ संयुक्त स्वर नहीं है। उ संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो ल एक अंतस्थ व्यंजन है। ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो यह दंत वर्ग में नहीं आता है। यह दंत वर्ण नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक या लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक या लघुत्तम इकाई वर्ण को माना जाता है। भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई वर्ण को माना जाता है। दोस्तों, कहे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर के उच्चारण में। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ए और ए का उच्चारण स्थान है। कहते ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है। उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है आ क्या नहीं है? आ दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? सघोष महाप्राण ध्वनि घ एक सघोष महाप्राण ध्वनि है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओठ है। ओष्ठ प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ओष्ठ प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। फिर यहाँ से कहते निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अर्ध स्वर यह है। अर्ध स्वर यह एक अर्ध स्वर है। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर
कौन सा है? तो अर्धस्वर, अर्धस्वर यह है, यह एक अर्धस्वर है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह क्या है? तो अंग और अह हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। अंग और अह हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। औ कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। औ क्या है? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें से कौन सी ध्वनि? ज ध्वनि। ज ध्वनि महाप्राण नहीं है। ज ध्वनि महाप्राण नहीं है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? प फ, प फ युग्म अयोग अघोष ध्वनि है। अगला 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, न वर्ण का उच्चारण, अण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अण वर्ण का, न वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। न वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर कहते हैं र वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अ अयोग वाह है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ अयोग वाह है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। तालव्य छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण कौन सा है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण तालव्य है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण तालव्य है। न व्यंजन है, अण व्यंजन है। यह न व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। आ स्वर है। आ कौन सा स्वर है? तो विवृत स्वर है। आ कौन सा स्वर है? आ विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। कदे डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार, डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को 2 वर्गों में रखा गया है। डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? 2 वर्गों में रखा गया है। स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार के हैं? स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार के हैं? तो स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर ध्वनियाँ उपयुक्त तीनों प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि ध्वनि, प्लुत स्वर ध्वनि और ह्रस्व स्वर ध्वनि। तो ह्रस्व ध्वनि, दीर्घ और प्लुत ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ वर्ण है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं?
कंठोष्ठ वर्ण है। फिर कहते इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो ब अंतस्थ ध्वनियाँ नहीं है, ब अंतस्थ ध्वनियाँ नहीं है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है दंत। द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण करे तो च अल्प प्राण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, च अल्प प्राण है। 40 नंबर प्रश्न, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग, जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, अग्रभाग। जीभ का अग्रभाग आवश्यक है ई स्वर के उच्चारण में। 40 नंबर प्रश्न, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हमारा 41वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। आ एक पश्च स्वर है, आ पश्च स्वर है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ, प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो च, छ, ज, झ हिंदी की तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। 44 नंबर प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो त एक अल्प प्राण है, त एक अल्प प्राण है। 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो आपका आंसर होगा थ। थ एक स्पर्श घोष महाप्राण दंत और व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। हिंदी की ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ, ओष्ठ ओष्ठ ध्वनि है ब कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन से दंत ध्वनि है, निम्नलिखित में से कौन से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं त एक दंत ध्वनि है, त एक दंत ध्वनि है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। दोस्तों अगर हम कहें 50 नंबर प्रश्न में, हमारा 50वां प्रश्न उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है दंतोष्ठ, उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि दंतोष्ठ है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। समृद्ध स्वर ध्वनियाँ कौन सी है। ई अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। तो समृद्ध स्वर है ई समृद्ध स्वर है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि
दंतोष्ठ है, व ध्वनि दंतोष्ठ है, व ध्वनि दंतोष्ठ है। फिर अगर अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है? निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है? तो ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है। वर्णमाला किसे कहेंगे? दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आ जाए वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की स ध्वनियाँ हैं, हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि है तालव्य, हिंदी की स ध्वनि है तालव्य। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो क और त, क और त अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो अगर हम बात करें कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है, तो क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं, क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? 60 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? दोस्तों गुजरात राज्य में। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों देवनागरी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सत्य है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये भी सत्य है। इसमें सीखे रेखा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी ये भी सत्य है। जबकि देवनागरी लिपि वर्णनात्मक लिपि नहीं है, यही कथन हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है और इसमें सीखे रेखा का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? तो अर्ध स्वर कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? य अर्ध स्वर के अंतर्गत आ जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। दोस्तों अगर हम कहें महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में दूसरा एवं चौथे के अंतर्गत आती हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का उपयोग वृष्टि शब्द में हुआ है, री की मात्रा का उपयोग वृष्टि शब्द में हुआ है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो निम्न में तालव्य ध्वनियाँ स तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती है, स तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती है। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान है तालु, स का उच्चारण स्थान है तालु। निम्न में से दंत ध्वनि है, निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनियाँ कौन सी है? तो ल दंत ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण
कौन सा है? तो यहाँ से हम कहेंगे अघोष वर्ण क एक अघोष वर्ण है, क एक अघोष वर्ण है। दोस्तों कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है? र व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है? मातृभूमि में, मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? प, फ, ब, भ, म किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। किस प्रकार के? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो ये स्वर हैं। क्या हैं? स्वर हैं। कौन सा अर्धविवृत स्वर है? कौन सा अर्धविवृत स्वर है? दोस्तों अगर हम बात करें कौन सा अर्धविवृत स्वर है तो ए एक अर्धविवृत स्वर है और ए एक अर्धविवृत स्वर है। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? ए और ऐ, ए और ऐ कंठ तालव्य वर्ण है। ए और ऐ कंठ तालव्य वर्ण है। कल जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें समृत स्वर कहा जाता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें समृत स्वर कहा जाता है। य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो य का उच्चारण स्थान तालु है। य का उच्चारण स्थान तालु है। य का उच्चारण स्थान तालु है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो क, च, ट, त, प, य ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या 8 होती है। कितने होती है? 8 होती है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। इसमें से कौन सा है जो सभी के सभी वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं? तो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं क, ख, छ और ठ। ख, छ और ट महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। र का विवरण है। र क्या है? तो र के विवरण की अगर हम बात करें तो र वर्षज, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद द प्लस री प्लस ग प्लस अ। दीर्घ का वर्ण विच्छेद द प्लस री प्लस ग प्लस अ। फिर आगे का है काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ह काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ह काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। जब एक ही ध्वनियों का द्वित्व जब एक ही ध्वनियों का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनियों का द्वित्व हो जाए तो उन्हें
जब एक ही ध्वनियों का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। संयुक्त ध्वनियाँ नहीं कहलाती, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से अगर हम कहें ख कौन सी है? ख स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश में अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है? तो अंग और अ वर्ण के साथ आता है। किस वर्ण के साथ? अ वर्ण के साथ आता है। ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। ध का उच्चारण स्थान दंत है। निम्न में से कौन सा अयोगवाह कहा जाता है? विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है? अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिक। अंग का उच्चारण स्थान नासिक है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला अपना स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो वर्ण का भेद है। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन कौन सा है जो ऊष्म वर्ण है? तो श यानी तीनों स और ह ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगर 98 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो श तीनों ऊष्म व्यंजन है। ह भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो च वर्ग ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। फिर कहते वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई और बड़ा ई दोनों ही वर्णमाला के पुल्लिंग नहीं है। फिर आगे कहे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। फिर आगे हम कहें ढ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है और वर्ग खाली स्थान रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प का चयन करें। तो ढ वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है और वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ट वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ट वर्ग के अंतर्गत आता है और चौथा वर्ण है। तो ट वर्ग और चौथा वर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। फिर कहे क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो क ग ज फ
ये सभी की सभी ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं, सभी की सभी अरबी और फारसी की है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है च, छ, ज और झ, तालव्य व्यंजन है च, छ, ज और झ तालव्य व्यंजन है। फिर यहाँ से हम कहें निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो त ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है, त ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, तो दिल्ली के द्वित्व व्यंजन हैं, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। फिर कह दे किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ए वर्ण का, ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो ह व्यंजन संघर्षी है, ह व्यंजन संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह वर्ण हैं, तो कुल 2 अयोगवाह है, कितने हैं, 2 अयोगवाह। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा दंत है, कौन सा दंत है, तो ल दंत व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर ल दंत व्यंजन है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत मुखी स्वर है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत मुखी स्वर है, तो ई आवृत मुखी स्वर है, ई आवृत मुखी स्वर है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है, तो इन सब का उच्चारण तालव्य से होता है, इन सब का उच्चारण तालव्य से। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो उ ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, बड़ी ई दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर है बड़ी ई, बड़ी ई दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। अगला हमारा प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 123 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें से ओ दीर्घ स्वर नहीं है, ओ दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन व एक अंतस्थ व्यंजन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। निम्न अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ग अल्प प्राण व्यंजन है, ग अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण
कौन सा है? तो घोष वर्ण ज घोष वर्ण है, ज घोष वर्ण है। हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि है तालव्य, हिंदी की स ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आती है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। मूल वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। स्वरों के 3 प्रकार हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज और य के सहयोग से ज्ञ वर्ण बना है। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें 137 नंबर प्रश्न में, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद छ का क्रम आता है। क के बाद छ का क्रम आता है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ए और ऐ वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। प एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन स, स और ह, यानी तीनों स और ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है? निम्न में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है? तो ल पार्श्विक ध्वनियों के अंतर्गत आती है। ल पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आती है। फिर निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो क और ग अल्प प्राण है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो झ अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। झ अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो अंग और अ अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है? ऐ विवृत स्वर है। ऐ विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? ज वर्ण मूर्धन्य नहीं है। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो य र ल व व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ वर्ण
नहीं है। तो दोस्तों इसमें से अंतस्थ वर्ण ह नहीं है, ह अंतस्थ वर्ण नहीं है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब अगली बार इस तरह का वीडियो मिले तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।